नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं मैं आज ताली क्यों बजा रहा हूं? क्योंकि आज समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन ने हाफ सेंचुरी कर ली। आज हम अपने 50वें अंक पे आकर के पहुंच गए हैं और ये हो सका आप सबके सहयोग की वजह से। मैं उन सभी साहित्यकारों का, लेखकों का, कवियों का जिन्होंने इसमें हमको योगदान दिया, उन सभी लोगों का जिन्होंने की कविता वाचन करके, कहानी वाचन करके हमें सहयोग दिया, उनका मैं तहे दिल से आज आभार मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हम समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन की कहानी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस 50वें एपिसोड में हम आपके बीच लेकर के आए हैं महाकवि भास द्वारा लिखित अभिमारक, जिसको कि आपके बीच लेकर के आएंगे गिरिजेश व्यास जी। उसके पश्चात अशोक भौमिक जी की जो कहानी श्रृंखला है वो आपके बीच लेकर के आएंगी डॉक्टर निवेदिता वर्मा, और हमारे मित्र निरंजन श्रोत्री भाई आपके बीच युवा कवि को लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मैं हरदीप दाले जी से विनती करता हूं, उनको आमंत्रण देता हूं कि वो आए और आज के इस एपिसोड की शुरुआत करें। हरदीप दाले। नमस्कार। भास नाट्य पाठ में मैं हरदीप दायले आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल आपने अभिमारक में सुना कि कैसे राजकुमार विष्णुसेन एक महर्षि के श्राप के कारण चांडाल का जीवन यापन कर रहे हैं। वे राजा कुंती भोज के राज्य में अपनी पहचान छुपा के रह रहे हैं। राजकुमार विष्णुसेन एक भेड़ का रूप धारण करने वाले एक भयानक असुर का वध कर देते हैं, जिससे उनके नाम की ख्याति अभिमारक के रूप में होने लगती है। अभिमारक जिसका अर्थ होता है भेड़ मारने वाला। नाटक के अगले दृश्य में उपवन में विहार कर रही राजा कुंती भोज की पुत्री राजकुमारी कोरंगी विचरण कर रही होती है। तभी वहां पर एक भयानक हाथी का प्रवेश हो जाता है। वो हाथी सब कुछ तहस नहस कर रहा होता है और जैसे ही वो हाथी राजकुमारी खुरंगी की ओर आता है, तभी वहां पर राजकुमार विष्णुसेन आ जाते हैं और राजकुमारी खुरंगी के प्राणों की रक्षा करते हैं। विष्णुसेन के पराक्रम को देखकर राजकुमारी खुरंगी उनसे मन ही मन प्रेम करने लगती है। उसी प्रकार राजकुमार को भी राजकुमारी खुरंगी से प्रेम हो जाता है। नाटक में दृश्य परिवर्तन होता है और राजा कुंती भोज राजकुमारी के विवाह को लेकर बहुत चिंतित है। तभी वहां पर कुंजायन आ जाते हैं, जो उन्हें उपवन की सारी घटना बताते हैं। थोड़ी देर में अमात्य भूतिक अभिमारक के विषय में सारी जानकारी महाराज को देते हैं, किंतु महाराज शौवीर राज के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, किंतु वहां से कोई आमंत्रण न आने से दुखी हैं। अब देखते हैं आगे नाटक की कहानी में क्या होता है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी दर्शकों का मैं गिरिजेश व्यास हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हमने अभिमारक, भास्कृत अभिमारक नाटक का पहले अंक का वाचन किया, जिसका कि हिंदी रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण किया था श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने। चलिए दूसरे अंक से हम प्रारंभ करते हैं नाटक अभिमारक। मंच पर अब होता है विदूषक का प्रवेश। विदूषक: क्या करूं, किससे कहूं, कुछ समझ नहीं आता है। मेरी भी मति मारी गई थी जो मैं एक राजा के लाडले बेटे से मित्रता कर बैठा। हाँ, वो एक दिन था जब मेरे बिना इस लाडले को चैन नहीं था, और अब हाल ये है कि राजा के इस लाडले के बिना मुझे चैन नहीं है। हाय राम, किस बुरे क्षण में हम दोनों उस उद्यान में गए थे जब राजा कुंती भोज की कन्या पर उस उन्मत्त हाथी ने आक्रमण कर दिया था और मेरे मित्र अभिमारक ने उस हाथी को ललकारा था। मैंने तो आंखें बंद कर ली थी डर के मारे, और जब मैंने आंखें खोली तो हाथी तो हथनियों के झुंड के साथ चला गया।
लेकिन मेरे मित्र अभिमारक के पैर धरती पर ऐसे जम गए जैसे आदमी के नहीं हाथी के पैर हों, और उनकी आंखें रथ में बैठी राजकुमारी पर ऐसे चिपक गई थी जैसे शहद पर मक्खी चिपक जाती है। राजकुमारी तो चली गई, मगर हमारे मित्र अभिमारक वहीं डटे रहे। मैंने उनको बहुत समझाया कि भैया अपने दिन बुरे हैं, जैसे तैसे समय काट लो, ऋषि के श्राप से तुम्हारे कुल का गौरव नष्ट हो गया है, अब तुम एक चांडाल हो, और चांडाल जैसे छोटे कुल वाला बड़े कुल की राजकुमारी से प्रेम नहीं कर सकता। अरे कुछ तो सोचो, कहीं किसी को इस उल्टे सीधे का पता चल गया तो एकदम काम से ही चले जाओगे। लेकिन मेरी सुनता कौन है, और मेरी क्या किसी की भी तो नहीं सुनता वो। अरे वो तो कुछ भी नहीं सुनता, बस अकेले में बैठकर सोचता चला जाता है। बड़ा कष्ट है प्रभु, बहुत कष्ट है। अरे ये कष्ट भी बहुत बेशरम है, बिना बुलाए चले आते हैं और आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेते, और आते भी हैं तो कष्ट अकेले नहीं आते, कष्टों की भीड़ साथ में ले आते हैं। कष्ट इधर भी, कष्ट उधर भी, दाएं बाएं कष्ट, ऊपर नीचे कष्ट, आगे पीछे कष्ट कष्ट कष्ट। इस बीच में चेटी का प्रवेश होता है। चेटी स्वयं से बात करती, अरे ये तो आर्य संतुष्ट जा रहे हैं, अच्छा मौका है, इनके साथ हंस खेल कर थोड़ा सा दिल बहला लेती हूँ। चेटी जो है विदूषक के पास पहुंचकर उसे अनदेखा करने का अभिनय करती है और ऊपर देखकर बोलती है, सखी कौमुदिके, क्या ब्राह्मण मिल गए? क्या कहा, नहीं मिले? विदूषक, अरे चंद्रिके, ये तू किससे बातें कर रही है? अरे एक ब्राह्मण की खोज में लगी हुई हूं। अच्छा, भला ब्राह्मण से क्या काम आ पड़ा? और क्या काम, भोजन के लिए निमंत्रण देना है। तो मैं तुम्हें ब्राह्मण नहीं तो क्या भिक्षु नजर आता हूं? चेटी, तुम वैदिक ब्राह्मण नहीं हो? अरे वाह वाह, ये भी कोई बात हुई, मैंने सारे वेद पढ़ डाले हैं। जानती हो, रामायण नाम का एक नाट्य शास्त्र है, 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ और मैंने उसके 5 श्लोक पढ़ लिए। जानती हूं आर्य, आपकी ये बौद्धिक प्रखरता आपके ही कुल के समान महान है। और सुनो, केवल श्लोक ही नहीं, मैंने उसका अर्थ भी पढ़ लिया है, और मुझ में यही तो विशेषता है, मैं अक्षर भी जानूं और साथ में अर्थ भी। ऐसा ब्राह्मण तुम्हें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। चेटी इस बीच में अपनी अंगूठी निकालकर उस पर अंकित अक्षर दिखाती है विदूषक को और पूछती है, अच्छा तो बताइए ये कौन सा अक्षर है? स्वयं से बात करता विदूषक, अरे बुरे फंसे, मैं ज्ञानी भला क्या बताऊंगा। समझ गया, यही कह दूंगा, यह अक्षर मेरी पुस्तक में नहीं है। ठीक है, अगर नहीं जानते तो बिना दक्षिणा के भोजन करो, ऐसे ही सही, कम से कम बढ़िया पकवान तो मिलेंगे। अब चेटी विदूषक की अंगूठी देखती है। चेटी बोलती है, जरा आपकी अंगूठी तो देखूं। हाँ हाँ अवश्य देखो, लाखों में एक है। अंगूठी अपने हाथ में लेकर, अरे अरे राजकुमार इधर ही आ रहे हैं। विदूषक उसी ओर देखने लगता है, राजकुमार राजकुमार कहाँ है राजकुमार? और चेटी अंगूठी लेकर चुपचाप खिसक जाती है। विदूषक, अरे चंद्रिका कहाँ चली गई? अरे ओ चंद्रिके कहाँ चली गई? चंद्रिके मेरी अंगूठी लेकर कहाँ चली गई? हाय हाय, मैं तो ठगा गया, बीच बाजार लुट गया। मैं तो इस कलमुही का स्वभाव जानता था, फिर भी भोजन मिलने की आशा में ठगा गया। हाय, भोजन का निमंत्रण भी झूठा निकला। वो दौड़ी जा रही है, अरे पापिन, ओ दासी, ठहर ठहर, भाग के कहाँ जाएगी? मैं भी दौड़ता हूँ, मेरे पैर जहां तहां ऐसे पड़ रहे हैं जैसे सपने में हाथी ने पकड़ लिया हो। हाय हाय, मैं लुट गया, मैं इस दासी को देख लूंगा। इसी मध्य राजकुमारी के ख्यालों में खोए अभिमारक का प्रवेश होता है। अभिमारक, मेरे आसपास उजाला भी था, अंधेरा भी। उजाले ने कभी कोशिश नहीं की अंधेरे की छाती चीर दें, अंधेरे ने कभी कोशिश नहीं की उजाले को निगल जाने की। उजाला अंधेरा दोनों साथ साथ रहते थे मेरे आसपास। उजाला कब अंधेरा बनता था मुझे खबर नहीं होती थी। मैं तो अपने में खोया था और मेरे आसपास उजाला भी था, अंधेरा भी था, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या हुआ। अचानक देखता हूँ मैं, एक उन्मत्त हाथी मेरे उजाले अंधेरे के बीच आंधी सा गुजर गया। मेरा अंधेरा थरथरा कर डूब गया किसी अनजानी अतल गहराई में, और मेरा उजाला चकाचौंध बनकर ठहर गया। मुझको लगा जैसे ज्योति का एक महासमुद्र है मुझको घेरे हुए, और उस ज्योति सागर से उठकर एक किरणीला आकार आकाश में फैल गया। वो तनवंगी आकार मेरे सामने था
और मैं बाएं फैलाए दौड़ रहा था उसकी ओर। मैं जितना प्रयत्न करता पहुंच जाऊं उसके पास, वह मांसल तनवंगी आकार क्षितिज सा भाग रहा था। अब तो मैं बहुत थक गया हूं भागते भागते। आकाश ने मेरी ओर भेजा है मेघ का एक कपासी टुकड़ा, जो मेरी आंखों में ठहर गया। मैं बहुत थक गया, सच में बहुत थक गया मैं। अभिमारक आशा हताशा के बीच झूलता हुआ थक कर चुपचाप बैठ जाता है। इसी बीच में धात्री और चेटी आकर खड़ी हो जाती हैं और जो उसकी छटपटाहट देख रही हैं। अभिमारक इतना खोया हुआ है कि उसे पता ही नहीं चलता कि धात्री और चेटी भी यहाँ उपस्थित हैं। धात्री, आश्चर्य, ये महाशय किस सोच में डूबे हुए हैं? लगता है श्रीमान की भी वही दशा है जो हमारी राजकुमारी की है। चेटी, हमारी राजकुमारी की दुर्दशा तो अब देख ही नहीं जाती। धात्री, बेचारी फूल सी कन्या उस दिन से कितना बदल गई है। चेटी, सचमुच यदि उस दिन इन महाशय ने उस उन्मत्त हाथी के आक्रमण से राजकुमारी की रक्षा न की होती तो ईश्वर कभी न करे, क्या मालूम क्या हो जाता। धात्री, लेकिन अब राजकुमारी की रक्षा कौन करेगा? न उसे भोजन रुचता है, न श्रृंगार की इच्छा होती है, न सखियों से हंसती बोलती है। अंदर ही अंदर घुलती जा रही है चुपचाप। यदि ऐसा ही रहा तो राजकुमारी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। कुछ तो उपाय करना होगा। दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। धात्री, अरे उपाय की तो चिंता कर रही हूं, लेकिन भय लगता है। लोग कहते हैं कि ये एक अकुलीन व्यक्ति है। धात्री, चेटी कहती, धात्री देवी, क्या ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के गुणों से संपन्न होकर भी अकुलीन हो सकता है? धात्री, तुम्हारा संदेह सही है। मैंने महारानी के पास मंत्रियों से सुना है कि यह उतने छोटे कुल का नहीं है, किसी कारणवश अपने को छिपा रहा है। चेटी, फिर तो कोई बाधा नहीं। अवसर देखकर हमारी राजकुमारी के साथ इन महाशय का मिलन दोनों की प्राण रक्षा के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। धात्री, हे इष्ट देवता, किसी तरह इनकी कुलीनता सिद्ध कर दो। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली कौंधती है और नेपथ्य में वाणी गूंजती है। नेपथ्य वाणी, सुनो धात्री, यदि संपत्ति, रूप, ज्ञान और बल किसी व्यक्ति को प्राप्त भी हो जाएं और यदि वह अकुलीन हो तो उसका चरित्र निर्मल नहीं हुआ करता। इसीलिए संशय व्यर्थ है। यदि ये व्यक्ति अकुलीन होता तो उसका आचरण ऐसा कभी नहीं हो सकता था। तुम निश्चिंत होकर अपना मंतव्य पूरा करो। इस व्यक्ति के सही कुल के बारे में निश्चित सूचना ठीक समय पर प्रकट होगी। तुम जो कार्य करना चाहती हो अवश्य करो। इस कार्य का अंत अच्छा होगा। धात्री, अरे ये किसने कहा? ये किसकी वाणी थी? यहां तो कोई दिख नहीं रहा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। निश्चय ही देव ने कहा होगा। बस मेरा संशय दूर हो गया। अब और देर नहीं करना चाहिए। चलो उनसे मिलते हैं। ओह, कैसा कामदेव जैसा रूप है। और दोनों जो हैं अभिमारक के पास पहुंचती हैं। कहिए आर्य, आनंद से तो हैं? अभिमारक स्वयं कहते हैं, आह, कैसा विलक्षण था उसका रूप। धात्री, अरे ये क्या कह रहे हैं? आप सानंद तो हैं? अभिमारक, उरोज भार से अलसतन, जंघाओं का चाप कठिन। चेटी, अरे ये तो गए काम से। अभिमारक, आंखों में आकाश सपन, अधरों पर अनुराग तपन। धात्री, अब इन्हें कैसे समझाया जाए? चेटी, अब तो काम बन गया। अभिमारक, उसका तन मन मत पुकार, उदास मन क्यों गया हार। धात्री, सुनिए, क्या हम हार मानकर वापस चले जाएं? चेटी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप पछताएंगे। अभिमारक सहसा चौंक कर देखता है, अरे आप कब आई? चेटी, इतनी देर हो गई है, अब तो ये याद ही नहीं रहा कि हम यहाँ कब आए थे। क्यों धात्री देवी? अभिमारक, क्षमा करें। चेटी, तो हम लोग चले जाएं? मुझे और लज्जित न करें, आपका स्वागत है। धात्री, आप सानंद तो हैं? अभिमारक, आपके दर्शन से अवश्य आनंद मिला। धात्री, आर्य, आप कुछ सोच रहे थे? हाँ हाँ, वो मैं शास्त्र की चिंता कर रहा था। धात्री, आपके इस मंगल वचन को मैं स्वीकार करती हूँ। योग शास्त्र ही हो। अभिमारक स्वयं से कहते हैं, आखिर ये कहना क्या चाहती है? पूछ देखूं, शायद वही हो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं। प्रकट में वो बोलता है, आपकी बात का मैं मतलब नहीं समझा। धात्री, हम दोनों योग की इच्छा लेकर आई थी, आपने भी योग की अनुमति दी है। चेटी, अब तो हमारा काम बन गया, हमारे राजप्रसाद में ही कोई योग की ही चिंता कर रहा है। अभिमारक,
आप किसकी बातें कर रही हैं? हमारी प्राण प्यारी राजकुमारी कुरंगी, जिनके प्राणों की रक्षा आपने की थी, वो भी आपके साथ अपने योग की चिंता कर रही हैं। अभिमारक, आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर दी। धात्री, आपने भी हमारी राजकुमारी के प्राणों की रक्षा कर दी। अब समय गंवाना ठीक नहीं। आपको आज ही कन्यापुर में प्रवेश करना है। कन्यापुर के रक्षक अमात्य भूतिक काशीराज दूत के साथ गए हैं। अभिमारक, आप जैसा कहेंगी वैसा ही मैं करूंगा। कन्यापुर में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार प्रवेश पाने के बाद कन्यापुर में आप हमारी राजकुमारी के साथ बहुत दिनों तक रह सकते हैं। अभिमारक, आप तो बस यही समझ लीजिए कि मैं प्रवेश पा गया। आप तो बस कन्यापुर के कपाट को खुला छोड़ दीजिएगा। धात्री, हम ऐसा ही करेंगे। भीतर का सारा मामला हम संभाल लेंगे, आप तो बस पहुंच जाइए। ठीक है, आप चलकर भीतर का प्रबंध संभालिए और आज आधी रात के समय मेरी प्रतीक्षा करें। जैसी आज्ञा राजकुमार की। आपने मुझे क्या कहा? दोनों राजकुमार। तो ये था आज के एपिसोड का वाचन। अशोक भौमिकता की जो कहानी श्रृंखला है उसको 4 चांद लगाए हैं डॉक्टर निवेदिता वर्मा ने। बहुत अच्छा वाचन करती हैं निवेदिता, मेरी छोटी बहन है। तो एक बार फिर विनती है डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी से कि वो आए और अशोक भौमिक जी की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। तो पेश है शरफुद्दीन का दूसरा और अंतिम भाग। बचपन में डाक बंगले के साथ फिरंगी भूतों के रिश्ते के किस्से मैंने भी सुन रखे थे, जैसे आप सब ने सुन रखे होंगे। और डर मुझे भी लगता है, क्योंकि बचपन में पड़ोस की चाची के तमाम कहने पर भी मैं हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं कर पाया था। आज इतने सालों बाद डाक बंगले में मुझे चाची जी याद आई। दरअसल जब से हम डाक बंगले आए थे तभी से किसी की या कुछ महिलाओं की रोने की आवाज़ रह रहकर मैं सुन पा रहा था। पर चूंकि इलाके की प्रसिद्धि लगड़बग्घे और रात को टहलने निकलने वाले दूसरे जंगली जानवरों के चलते थी, इसलिए इस रोने पर पहले ध्यान नहीं गया। लगभग इस जंगलनुमा इलाके में महाराजगंज स्टेशन से करीब बैठकर रात का खाना तो चाहे कोई खा सकता था, पर डिनर करना असंभव था। पर यह बात चंद्रमोहन पर लागू नहीं होती थी, क्योंकि उसने पूरे डिनर के दौरान शरफुद्दीन को खड़ा रखा और डिनर के बाद हाथ धोने के लिए फिंगर बोल की मांग कर मुझे हैरान कर दिया। समझने में मुझे दिक्कत नहीं हुई कि यह 50 रुपए के पैसा वसूल का चंद्रमोहन का अपना तरीका था। चंद्रमोहन को शरफुद्दीन का खाना बहुत पसंद आया था। यह बात उसने अपनी जुबान से तो कही नहीं, पर उसके खाने के अंदाज ने इसकी चुगली कर दी थी। सरकार, आज ठीक से इंतजाम नहीं कर पाया। मौका लगे तो एक बार फिर आइएगा। आप लोगों की खिदमत में कुछ बेहतर और लजीज खाना पेश करूंगा। पैसे वसूल करने के चक्कर में चंद्रमोहन ने डटकर जीमा था। सो फिंगर बोल वाले पर्व के बाद वह कंबल तानकर खर्राटे मारने लगा। चारों ओर फैली खामोशी को तोड़ते चंद्रमोहन के खर्राटों से मैं पहले कभी परिचित नहीं था। मुझे वह लकड़बग्घों के अट्टहास से कम भयावह नहीं लगा। थोड़ा सा वक्त बीता होगा, मुझे लगा कि चंद्रमोहन के साथ एक कमरे में रात गुजारने से लकड़बग्घों के सानिध्य में रात बिताना कहीं ज्यादा सुखकर होगा। कुछ ऐसा सोचकर मैं कमरे के बाहर आ गया था। पर कमरे के बाहर आकर दूसरी परेशानी मेरे लिए मुंह बाएं खड़ी थी। औरतों के रोने की आवाज़ अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इसके पहले मेरा यकीन पक्का होता था कि ये भूत पिशाच का संवेद क्रंदन है। तभी मुझे शरफुद्दीन आता दिखाई दिया। शरफुद्दीन, ये कैसी आवाज़ है? मैंने पूछा। सर, आप सोए नहीं? मैं तो आप लोगों के कमरे की बत्ती बुझाने आया था। पर ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है शरफुद्दीन? मैं जब से आया हूँ यहाँ तब से ये आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शरफुद्दीन ने मेरे सवाल का काफ़ी देर तक जवाब नहीं दिया। फिर एक गुनाहगार के अंदाज में बोला, सरकार, कौन रोक पाया है जाने वाले को? मेरी बीबी शाम से मातम बना रही है, रो रो कर बुरा हाल है उसका। अब आप ही बताएं, जाने वाला कभी लौटता है? रोने धोने से क्या? मैं समझा नहीं शरफुद्दीन। सरकार,
खुदा ने इस जन्म में एक ही बेटी तो दी थी, शकीला। 2 साल भी नहीं हुए थे सरफराज से उसकी शादी कराए। उम्मीद से थी 8वां लगा था कि आज शाम चल बसी। मेरे घर आई थी बच्चा जनने, खाली हाथ बुला लिया उसे ऊपर वाले ने। बावली है मेरी बीबी, जो शाम से बैठी पड़ोस की औरतों के साथ रोने धोने में लगी है। मैंने बार बार मना किया, पर माँ का मन है ना सरकार, अब कौन समझाए। शरफुद्दीन की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। मुझे वो हर एक वाकया याद आया जो हमारे डाक बंगले में आने के बाद हुआ था। मुझे चंद्रमोहन की वे सब बातें याद आ रही थी जो उसने शरफुद्दीन से कही थी। मैं सर झुकाए थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा, फिर न जाने क्या सोचकर शरफुद्दीन से कहा, मैं तुम्हारे क्वार्टर चलना चाहता हूँ। शरफुद्दीन की बेटी मानो फर्श पर सो रही थी। उससे कुछ हटकर 4-5 महिलाएं बैठी रो रही थी। मुझे शरफुद्दीन के साथ आते देख वे चुप्पा हो गई। मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों शरफुद्दीन के क्वार्टर आया था। शरफुद्दीन मेरे बगल में खामोश खड़ा था और रह रहकर अपनी आंखें पोंछ रहा था। सरकार, आप लोगों की गाड़ी सुबह सुबह है। मैंने चौकीदार राम सकल से कह दिया है, आप लोगों को चाय देगा और स्टेशन तक छोड़ भी आएगा। अब हम बहुत सुबह ही मिट्टी लेकर चले जाएंगे, बस सरफराज का इंतजार है। रात बहुत हो गई है सरकार, अब आप जाकर सो जाइए। शरफुद्दीन मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने आया था। सरकार, इतनी कम उम्र में बिटिया चली गई, इसलिए मेरी बीवी और पड़ोस की औरतों को कोई होश नहीं था, इसलिए वो यूं चीख चिल्ला कर रो रही थी। मैंने मना कर दिया है, अब कोई शोर नहीं होगा सरकार। मैंने मेहमानों की खिदमत की है, खिदमत ही नौकरी की है। आज तक सरकार, मेहमान ईश्वर होते हैं, सो मेरी नौकरी और धर्म दोनों एक ही है सरकार। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा सरकार, और मेरा दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा सरकार। शरफुद्दीन के चले जाने के बाद मैं बहुत देर तक डाक बंगले के बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठा रहा। मुझे शाम से अब तक बीते 4-5 घंटों की वे सब घटनाएं याद आ रही थी, जैसे कोई इंसान अपनी एकमात्र जवान बेटी की मिट्टी को अपने घर के फर्श पर रखकर 4-5 घंटों तक हमारी खिदमत में जुटा रहा। मुझे मेरे शहर के बहुत पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले लोग और उनसे जुड़ी तमाम छोटी बड़ी घटनाएं याद आ रही थी। उस वक्त अपने क्वार्टर में छोटी नौकरी करने वाला अनपढ़ गरीब शरफुद्दीन मुझे नहीं, बल्कि चंद्रमोहन और चंद्रमोहन से लिखे तमाम पढ़े लिखे शहरी लोगों को बौना बनाकर पूरे 5 घंटों बाद अपनी मरी हुई बेटी के सिरहाने पहली बार बैठ पाया था। सुबह आँख खुली तो एक अनजान आदमी 2 गिलास गर्म चाय ट्रे पर रखकर मेरे सामने खड़ा था। बाबू, हम राम सकल यहाँ के माली भाई बोलकर गया था कि आप लोगों को चाय पिला दूं और स्टेशन तक पहुंचा दूं। आप लोग तैयार हो जाइए सरकार। गुड मॉर्निंग। यहाँ तो टूथ ब्रश पेस्ट कुछ नहीं मिला। माली ने नीम के 2 दातुन लाकर दे दिया। अब इसी से काम चला। और हाँ, वो तुम्हारा शरफुद्दीन भी सुबह होने के पहले चंपत हो गया। साला 50 रुपए गटक गया। खैर, ये तो मैं पहले ही जानता था। नथिंग अनयूजुअल। चंद्रमोहन की आवाज़ में पिछली रात की खनक बरकरार थी। मेरा सर भारी लग रहा था, इसलिए मैं खामोश था। राम सकल अगर डाक बंगले से निकलकर 20 कदम चलकर हमें स्टेशन दिखा देता तो हम खेत की मेड़ पर चलते हुए आसानी से स्टेशन पहुंच सकते थे, पर राम सकल नहीं माना। वह चंद्रमोहन का बैग कंधे में लाद कर आगे आगे चल रहा था। स्टेशन पहुंचकर वह बोला, बाबू पैसे दें तो टिकट लेता आऊँगा। मुझे टिकट और फुटकर लौटाकर राम सकल ने अपनी जेब से एक कागज़ की पर्ची में लपेटे हुए कुछ नोट और सिक्के दिए। पर्ची में मुर्गा, आटा, दाल आदि का हिसाब लिखा था। नीचे कुल खर्च और बाकी पैसे पाइयों का हिसाब था। मुझे पर्ची पैसा पकड़ाकर राम सकल नमस्कार कहकर
खेतों के रास्ते गुम हो गया था। मैंने किसी बड़े शहर में पले बढ़े पढ़े मेरे स्मार्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दोस्त चंद्रमोहन की ओर शरफुद्दीन के हाथ का लिखा पर्चा बढ़ा दिया, जिसमें हालांकि हमारी मक्कारियों का हिसाब कहीं भी दर्ज नहीं था, पर चंद्रमोहन के बैग में डाक बंगले से शरफुद्दीन वसूला गया पोर्सिन का एक कप और प्लेट सुरक्षित धरा था। नमस्कार। निरंजन भाई, आज के 50वें एपिसोड में किस युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आए हैं आप? हम इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है आपका। आइए अपने युवा कवि को लेकर के और हमें कुछ बढ़िया कविताएं सुनाइए। निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं युवा कवि रामजी तिवारी की कविताएं। रामजी तिवारी की कविताओं को समावर्तन के अप्रैल 2014 के अंक में छापा गया था। रामजी तिवारी की कविताएं, वैचारिक लेख, साहित्यिक लेख देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं और 3 पुस्तकें, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित है। एक सिनेमा के ऊपर उनकी किताब है ऑस्कर अवार्ड्स, यह कुटपुतली कौन नचावे। कविता संग्रह है अंधेरे समय के लोग, और एक और यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवलॉग है उनका, लद्दाख में कोई रेंचो नहीं रहता। रामजी तिवारी की कविताओं को यदि देखें तो हम पाएंगे कि भाषा जो अर्जित की है रामजी ने अपनी कविताओं में, किस अनूठेपन से वो एक कवि की संवेदनाओं का साथ देती है, उसके संवेदनाओं के साथ चलती है। राम जी की कविताएं मनुष्य की आस्था और विश्वास जहाँ दांव पर लगा गया है उस संसार की तह तक जाती है, और एक उम्मीद की लकीर, हल्की सी लकीर भले ही वो वहाँ पर वो तैरती रहती है इस पंक्ति के साथ कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती। तो आइए आज सुनते हैं युवा कवि रामजी तिवारी की कविताओं। नमस्कार, मैं रामजी तिवारी और मेरी पहली कविता है नालायक। मैं नालायक हूँ और यह मेरा अपना चुनाव है। अब लायक होने की शर्तें इतनी नालायक हैं कि नालायक बनने में ही आदमी का बचाव है। नहीं जानता कि नालायक कब से हूँ। डॉक्टर बनने के बाद आदिवासी इलाके को कार्यक्षेत्र के रूप में चुनने पर पिता ने नवाजा था, शायद तब से हूँ। पिता समझदार हैं, माँ ने इस पर आजीवन संदेह रखा, लेकिन चला चली की इस बेला में उनकी नवाजिश पर नेह रखा। जब गांव की रामरती चाची माँ से लिए गए पैसे को 3 साल में 3 गुना लौटाने आई थी और मैंने सिर्फ मूलधन लेने वाली बात सुझाई थी। घर में घोषित नालायकी को मेरे गांव ने उस समय रुई जैसा धुना था जब उस बीहड़ इलाके की इकलौती आदिवासी शिक्षिका को मैंने अपना जीवन साथी चुना था। मेरी नालायकी से परिवार कभी सुखी नहीं हुआ। यह और बात है जिस पर मैं कभी दुखी नहीं हुआ। उस समय भी नहीं जब मेरे बेटे की डॉक्टर बनने की इच्छा अधूरी रही। मैं वह डोनेशन नहीं जुटा सका, मेरी मजबूरी रही। तब मेरे बेटे ने अपने दोस्तों से कहा था कि मेरे दादा दादी ठीक ही कहा करते थे। सचमुच उन्होंने एक नालायक को सहा था। मित्रों, चाहा तो मुझे भी गया था लायक ही बनाना, कि बीच रास्ते यह समझ आ गई जिसने मेरे माथे पर लिख दिया नालायकी का यह तराना। मेरी दूसरी कविता है मुखौटे। मुखौटे तब मेले में बिकते राक्षसों और जानवरों के अधिकतर, होते जो भारी उबड़ खाबड़ और बहुत कम देर टिकते। पहनते हम शर्माते हुए, तुम फला हो ना, कोई भी पहचान लेता, तब गड़ जाते लजाते हुए। मुखौटा और भारी हो जाता, हम उतार फेंकते, शर्म जब तारी हो जाता। मुखौटे अब बाजार में बिकते हैं, जब चाहें खरीद लें, जैसे चाहें पहन लें और बहुत देर टिकते हैं। इतने सुघड़
इतने वास्तविक, इतने हल्के कि कोई जान न पाए। औरों की क्या कहें, आदमी तो कभी कभी अपने को भी पहचान न पाए। मुखौटे अब हर चीज के होते हैं, दुनिया चौंधिया जाए ऐसा मंजर बोते हैं। कल दुकान वाला कह रहा था, हमारा हुनर तो देखते जाइए, मैं भेड़िए को भी गांधी बना सकता हूं, अपनी पसंद तो बताइए। अब आंखों की चुकती हुई रोशनी, दिनों दिन बढ़ता यह प्रदूषण, और इतनी उन्नत किस्में मुखौटों की, सोच कर ही रूह कांपती है। यह चारा है या मुखौटा ओढ़े कोई बंसी, जो मुझे भी नाथ देना चाहती है। मेरी तीसरी कविता है रोशनी। धुंधला दिखाई देने लगा है इन दिनों, रोज साफ करता हूं चश्मे को, धोता हूं आंखों को साफ पानी से। इतनी गर्द कहां से जम जाती है पता नहीं, हर समय लगता है आंखों में कुछ पड़ गया है। कल डॉक्टर के पास गया था, व्यक्त की थी मैंने साफ साफ देखने की इच्छा। उसने कहा, कुछ ही बचे हैं साफ साफ देखने की इच्छा रखने वाले। लोग तो इतने अभ्यस्त हो चुके हैं धुंधला देखने के कि वे जानते ही नहीं कि चीजें साफ साफ भी दिखाई दे सकती हैं, और इसी तरह धुंधला देखते देखते वे अपनी रोशनी खो देते हैं। कोई तो दवा होगी, पूछा था मैंने। वह मुस्कुराया, रेत में तड़पती हुई मछलियां सिर्फ दवाओं के बल पर जिंदा नहीं रह सकती। अपनी आंखों में थोड़ा पानी बचा कर रखो। पुतलियों को जिंदा रखने के साथ साथ धूलगर्द साफ करने में भी आसानी होती है। शुक्रिया। आज का ये एपिसोड पूरा करूं 50वां, उसके पहले मुझे उन तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमारे साथ समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन में जुड़े हुए हैं, उनसे विनती है कि 50वें एपिसोड में कम से कम 50 सब्सक्रिप्शन तो हमको भेजिए। 50 सब्सक्रिप्शन हमको मिलेंगे तो हमें लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। कोशिश करिए, प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको हमारा जो पता है, जो वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं www.samavartan.com पे, या हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ही। तो दोस्तों, इस सप्ताह के 50वें इस अंक को मैं आज यहाँ पूरा करता हूँ। आपसे अगले हफ्ता फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।